टाइम था 25 नवंबर 2020 का और जगह थी मध्य प्रदेश का रतलाम का राजीव नगर। जब एक व्यक्ति अपने टाइम से काम धंधा कर लेने के बाद जाकर अपनी छत पर बैठ जाता है, लेकिन इसी टाइम उसे ये बात पता चली कि इनके यहाँ पर गली में 3 से 4 लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि बिल्कुल अनजान हैं। वो एक बार तो इस तरफ जाते हैं, एक बार इस तरफ जाते हैं और पिछले काफी देर से वो लोग यहाँ पर गली में घूम रहे हैं। तो पहले तो उसने इन्हें इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दोबारा से इसका गली पर ध्यान जाता है तो उसे ये बात पता चली कि अब लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का टाइम हुआ था। ये सारे ही लोग इसके घर के सामने रहने वाले गोविंद सिंह के घर पर चले जाते हैं। उनमें से एक लड़का नीचे इस टाइम उनके गेट पर ही खड़ा था, लेकिन 3 लोग उसके घर के अंदर चले जाते हैं। तो अब वो बंदा इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग पिछले काफी देर से पहले तो यहाँ पर गली में घूम रहे थे और सीधा का सीधा अब गोविंद सिंह के घर पर जा पहुंचे। तो आखिरकार ये लोग यहाँ पर करने के लिए आए हैं। इस टाइम उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि ये लोग इसके घर के अंदर गए ही क्यों है, क्योंकि अक्सर गोविंद सिंह के पड़ोस वालों का ये कहना था कि इनके घर पर तरह तरह के लोग आते जाते रहते हैं। पता नहीं ये लोग आखिरकार यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं। तो इस बंदे ने अब यही बात सोची कि हो सकता है ये वही लोग रहे होंगे। और दूसरा, इनके घर के आसपास में ये भी अफवाह थी कि गोविंद सिंह की पत्नी शारदा इस टाइम इलीगल तरीके से शराब बेचती है। तो हो सकता है ये लोग यहाँ पर शराब खरीदने के लिए भी आए होंगे, या फिर हो ये भी सकता है कि ये इसके रिश्तेदार होंगे। इसी तरीके के काफी सारे कंफ्यूजन लेकर इस टाइम वो उन्हीं की तरफ देख रहा था, लेकिन अगले काफी देर तक उनमें से कोई भी घर से बाहर नहीं आया। तो कुछ ही देर बाद उसका ध्यान वहां से भटक जाता है और वो अपने काम पर लग जाता है। दरअसल इस टाइम गोविंद सिंह का यहाँ पर एक काफी बड़ा मकान था। उसमें कुल 3 फ्लोर थे, जिनमें से फर्स्ट फ्लोर पर तो गोविंद सिंह अपनी पत्नी अपनी बेटी के साथ रहा करते थे और नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर उसने किराए पर दे रखा था। एक टाइम ऐसा भी था जब गोविंद सिंह के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी जो पुश्तैनी गांव में जमीन थी वो किन्हीं कारणों के चलते उसे बेचनी पड़ जाती है और उसके बाद उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं। तो उसको जैसे ही ये सारे के सारे पैसे मिले, वो शहर में आकर वहां पर एक काफी अच्छा घर बना लेता है। इस टाइम उसने काफी बड़ा घर बना लिया था। तो अब इसके दिमाग में यही बात आने लगती है कि इतने बड़े घर में तो ये रहेगा कैसे, जिसके चलते उसने ऊपर वाला और नीचे वाला फ्लोर किराए पर दे दिया था। और इस घटना के काफी देर बाद इनके पड़ोस में रहने वाली ज्वालिका नाम की एक लड़की दिव्या के पास जा पहुंचती है, क्योंकि वो दिव्या की काफी अच्छी दोस्त थी। तो वो कभी कभार उसकी स्कूटी लेने के लिए चली जाया करती थी। तो आज जैसे ही वो उनके घर पर पहुंचती है तो उसने ये चीज देखी कि इनका घर का जो मेन दरवाजा है वो इस टाइम खुला हुआ है। वो जैसे ही घर के अंदर घुसी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर गोविंद सिंह नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। वहां पर काफी सारा खून फैला हुआ था। इस चीज को देखते ही वो इतनी ज्यादा घबरा गई कि चीखते चीखते वो बाहर की तरफ आ जाती है। इनके पड़ोस वालों ने जब इसकी चीख को सुना तो वो लोग जाकर उस लड़की से पूछने लगते हैं कि आखिरकार उसे क्या दिक्कत है, उसने ऐसा क्या देख लिया। और वो काफी ज्यादा घबराई हुई हालत में अंदर की तरफ इशारा करने लगती है। और उसके बाद इनके आस पड़ोस के लोग जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं तो उन्होंने ये चीज देखी कि मेन गेट के थोड़ा सा आगे ही गोविंद सिंह नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं। और वही बंदा जिसने कि आखिरी टाइम में यहाँ पर 3 लोगों को इनके घर के अंदर घुसते हुए देखा था, उसका ये कहना था कि रात को उसने गोविंद सिंह को वापस मार्केट से आते हुए देखा था। उसके हाथ में दूध का पैकेट था और वही वाला दूध का पैकेट इस टाइम भी गोविंद सिंह के साइड में ही पड़ा हुआ था। तो ये बात बिल्कुल इस टाइम क्लियर हो चुकी थी कि जैसे ही ये घर के अंदर घुसा तो इसे मार दिया गया होगा, क्योंकि अभी तो इसने जाकर दूध का पैकेट कहीं पर रखा भी नहीं था। वो बिल्कुल यूं का यूं थैली में बंद वहीं पर साइड में पड़ा हुआ था। जैसे ही वो लोग थोड़ा और अंदर जाते हैं तो इस टाइम तक पुलिस के पास कॉल कर दिया गया था और पुलिस ने आकर उन सारे के सारे लोगों को इस टाइम बाहर निकाल दिया। और पुलिस ने जब जाकर अच्छे से चेक करना शुरू किया तो उन्हें ये बात पता चलती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोविंद सिंह को नहीं मारा गया, जबकि उसकी पत्नी शारदा और उसकी बेटी दिव्या को भी मार दिया गया है। शारदा इस टाइम अपने बेडरूम में ही मौजूद है। उसके तो बिल्कुल सिर में गोली मारी गई थी और उसके बाद तो वो जाकर बेड पर गिर गई और वहां पर उसका काफी सारा खून इस टाइम फैला हुआ था। लेकिन दिव्या की अगर हालत देखी जाए तो वो तो इस टाइम रसोई के गेट पर पड़ी हुई थी और उसके दोनों के दोनों हाथ आटे में गीले थे। जैसे ही पुलिस वाले रसोई
रसोई के अंदर जाते हैं तो उन्हें ये बात पता चले कि वो रात के इस टाइम खाने की तैयारी कर रही थी और वो दरअसल आटा गूंथ रही थी। पुलिस इस पूरे ही क्राइम सीन से सारे के सारे एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश करती है। उन्होंने इनके रिश्तेदारों से भी पूछने की कोशिश की, पड़ोसियों से पूछताछ की कि इनकी किसी के साथ दुश्मनी चल रही थी या फिर कोई और मामला यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि इस टाइम दिव्या काफी बड़ी थी। तो पुलिस का ये अंदाजा था कि हो सकता है इसका बाहर कहीं लव अफेयर चल रहा होगा। इसके माता पिता ने शादी से मना कर दिया और उसके बाद वो लोग इनके घर पर आकर कुछ इस तरीके का तांडव रचकर चले गए। तो अब पुलिस जिस भी तरीके से पूछताछ कर सकती थी, जो भी एविडेंस निकाल सकती थी, उनके ऊपर ही काम कर रही थी। और इसी टाइम पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना था कि जनाब इसके पास पहले भी काफी सारे पैसे आए थे और इस टाइम भी इसने लगभग 30 लाख रुपए की अपनी जमीन बेच दी थी। तो इस टाइम तो अब इनके पास काफी सारे पैसे थे, हो सकता है किसी ने पैसे के लिए इन्हें मार डाला होगा। तभी इनके पड़ोस वाला एक बंदा और सामने आता है जिसका कि ये कहना था कि जनाब हम लोगों ने ये चीज काफी अच्छे से देखी थी कि कुछ एक लोग इनके घर से बाहर आ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने दिव्या की जो नीचे स्कूटी खड़ी थी उसे चाबी लगानी शुरू कर दी। पहले तो हमें यही बात लगी कि जरूर ये इनके कोई ना कोई रिश्तेदार रहे होंगे, लेकिन उसी टाइम एक अजीब घटना घटी थी। जैसे ही वो तीनों के तीनों लोग नीचे आते हैं, उन्होंने दिव्या की स्कूटी को चाबी लगाई तो शायद वो चाबी उसे नहीं लगी, जिसके बाद उनमें से एक लड़का वापस ऊपर इनके घर पर जाता है। वो नीचे आता है और उसके बाद ये तीनों के तीनों वहां पर उस स्कूटी पर बैठकर यहाँ से चले गए थे। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि ये लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके का कांड रच कर जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग उन्हें वहीं पर पकड़ लेते। और अब पुलिस का ये अंदाजा था कि जरूर ये सारा का सारा कांड पैसे के लिए ही किया गया होगा। इनके रिश्तेदार जब इनके घर पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर लूटपाट का एंगल बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। उनके कुछ एक रिश्तेदारों का ये कहना था कि हमारी इनसे बात हुई थी, ये लोग गहने खरीदने की बात कर रहे थे और कल ही इन्होंने 1.5 लाख रुपए के गहने भी खरीदे थे। तो अब हमें ये बात तो कंफर्म नहीं कि इन्हें पैसे के लिए ही मारा गया है या फिर मामला कुछ और है, लेकिन हाल फिलहाल में इन्होंने गहने जरूर खरीदे थे। तो अब पुलिस जिस भी तरीके से कातिल को पकड़ सकती थी वो सारे के सारे पैतरे इस टाइम आजमाने शुरू कर दिए। और पुलिस ने वहां पर जितने भी उस टाइम फोन यूज किए जा रहे थे, जितने भी नेटवर्क आ रहे थे, उन सभी का डाटा निकालना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी नंबर ऐसा सस्पिशियस पुलिस के सामने नहीं आया जिससे कि वो लोग ये बात बोल पाए कि हाँ इस कांड के पीछे यही हो सकता है। लेकिन लगातार पुलिस वाले जब इस केस के ऊपर काम कर रहे थे तो उन्हें ये बात पता चलती है कि दिव्या की स्कूटी इस टाइम यहाँ पर खड़ी हुई है। तो उन्होंने वहां पर आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उन्हें चेक करना शुरू कर दिया और पुलिस को ये बात पता चली कि आखिरी टाइम में इन्होंने आकर स्कूटी को यहाँ पर खड़ा कर दिया था। लेकिन सबसे अजीब घटना इस केस में ये घटी कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्कूटी खड़ी करके नॉर्मली यहाँ से नहीं चले गए, जबकि एक और बंदा इनके लिए पहले से ही यहाँ पर एक बाइक का इंतजाम किए हुए था। जैसे ही ये लोग यहाँ पर पहुंचे तो पहले से ही उसने बाइक का इंतजाम कर रखा था, इन्हें बाइक की चाबी दे दी और उसके बाद पैदल पैदल यहाँ से चला जाता है और उस स्कूटी को आखिरी टाइम में वहीं पर छोड़ दिया जाता है। तो पुलिस ऑफिसर्स अब उस बंदे के बारे में ही तहकीकात करने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन है। और पुलिस को जैसे ही उसका अता पता मिला तो पुलिस वाले उसे उठा लाते हैं और उसके बाद उसके साथ जब थोड़ी मशक्कत की जाती है तो उसने सारी की सारी चीजें डिटेल से बतानी शुरू कर दी। उसने ये बात कही कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक पैसों का लालच दिया गया था और वो पैसे देने वाला कोई और नहीं जबकि दिलीप था। उसने जो कुछ भी वो दिलीप के बारे में बता सकता था वो सारी की सारी बातें इस टाइम बता देता है। पुलिस को इस टाइम इस केस के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था, लेकिन दूसरी तरफ जब भी मीडिया वाले उनके पास पहुंचते कि आप लोग इस केस के ऊपर काम कर भी रहे हैं या नहीं, तो दूसरी तरफ पुलिस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हम लोग इस टाइम उन कातिलों के काफी ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन आपको इस टाइम हम कुछ भी नहीं बता सकते। और कई एंगल हम लोगों के ऐसे भी रहे कि जिसमें हम लोग पहुंचे और हमें लगा कि वो नहीं निकला। अभी में एक है कि हम घटना में बिल्कुल किनारे पे हैं और अपराधियों के हम बहुत नज़दीक हैं। अपराधी हमारी जानकारी में आ चुके हैं कि कौन है। सर वजह क्या रही होगी, कुछ प्रारंभिक क्या उद्देश्य रहा? ये सब मैं आपको बताऊंगा, इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं और मेरा ये कहना तब ज़्यादा उचित होगा जब हम अपराधियों को पकड़ लेंगे, तब मुझे लगता है कि ज़्यादा उचित होगा कि हम
घटना की वजह के बारे में बता सकें। पुलिस अभी तक दिलीप के पास तो नहीं पहुंची थी, लेकिन इस कांड को अंजाम देने वाले जो और 2 लोग थे अभी तक वो पुलिस के हाथ लग चुके थे और पुलिस ने उनसे ही पकड़कर अब पूछताछ करनी शुरू कर दी कि अब वो कहां पर है। वो लोग इस केस को काफी ज्यादा सीरियसली ले रहे थे और 2 दिसंबर 2020 को पुलिस को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल गया कि अब वो वहां पर मौजूद है। तो पुलिस अपनी पूरी की पूरी पावर लेकर वहां पर जा पहुंचती है और उसे सरेंडर करने के लिए बोलती है, लेकिन दिलीप वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी टाइम पुलिस ऑफिसर्स जैसे तैसे कर मशक्कत करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसने पुलिस के ऊपर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अभी तक पुलिस के लगभग 3 सिपाही काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो चुके थे, पुलिस ने भी क्रॉस फायर करनी शुरू कर दी और इसी टाइम क्रॉस फायर में दिलीप अपनी जान गंवा देता है। उसका एनकाउंटर हो चुका था। दूसरी तरफ 5 पुलिस ऑफिसर ऐसे मौजूद थे जो कि इस क्रॉस फायर में काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। एसआईटी के अधिकारियों ने मौके पे पहुंच करके इसको जो है रुकने के लिए वार्न किया। इमीडिएटली इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी जो है वो फायर किया और फिर समटाइम इट वाज फाउंड दैट इसको जो है गोली लगी है। तुरंत इसको हॉस्पिटल लाया जहां पर डॉक्टर्स ने इसको डेड घोषित किया। दूसरी तरफ अभी भी वो दोनों बंदे बचे हुए थे तो पुलिस ने उन्हीं से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि हाँ भाई, तुम लोगों ने उस कांड को अंजाम क्यों दिया था। तब जाकर एक काफी बड़ा खुलासा होता है। ये बात पता चलती है कि ये सारा का सारा मामला कोरोना के टाइम का था। दरअसल गोविंद सिंह की एक सैलून की दुकान थी, वहां पर वो बाल काटा करता था, लेकिन जैसे ही कोरोना लगता है तो पूरी की पूरी मार्केट बंद थी और गोविंद सिंह को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अब उसका सारा का सारा काम धंधा बिल्कुल ठप बैठ चुका है। दूसरी तरफ उसके ग्राहक इस टाइम घरों पर बैठे हुए हैं। जैसे भी हो वो उसके पास पहुंचने के लिए तैयार हैं, तो क्यों न वो अपने घर पर ही सैलून खोल दे। जैसे एक तैसे कर छुपकर लोग यहाँ पर आ जाया करेंगे, उसके बाद वो उनके बाल बना देगा और इसे काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं। जितने भी लोग उसके कांटेक्ट में आते कि उन्हें बाल बनवाने हैं, वो उन्हें अपने घर पर बुला लिया करता था। और इसी तरीके से चलते चलते एक टाइम ऐसा भी आया जब दिलीप सिंह इनके घर पर जा पहुंचता है। इसके इतने बड़े घर को देखकर इसके दिमाग में कंफ्यूजन चलने लगता है कि एक छोटे से नाई के पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए। और इसी टाइम वो उसके बारे में और ज्यादा डिटेल निकालने लगता है कि इस बंदे का इतिहास कैसा रह चुका है, क्या अभी भी इसके पास काफी सारे पैसे हैं। इस टाइम वो उसके साथ और ज्यादा जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है और इसी टाइम दिलीप को ये बात पता चल जाती है कि हाल फिलहाल में इसने दोबारा से अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया है और अब इसके पास 30 लाख रुपए कैश मौजूद है। तो उसने अपने जितने भी दोस्त वगैरह थे जिनके साथ वो जाकर डाका मारा करता था, क्योंकि आज से पहले भी काफी बार ये इसी तरीके के कत्ल कर चुका था। 6 कत्ल ये पहले भी कर चुका था, जिसके चलते उसने अब अपने सारे के सारे साथियों को सचेत कर दिया कि आज हम लोग जाकर इसे लूटने वाले हैं। उसने पहले से ही प्लान बना रखा था कि इसकी पत्नी शारदा और इसकी बेटी दिव्या को तो हम मारने ही वाले हैं। जब ये बाहर चला जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर धाबा बोलेंगे ताकि कम से कम लोगों को उन्हें निपटाना पड़े। जितने कम होंगे उतनी कम इनकी मशक्कत होगी और वो जल्द से जल्द पैसा लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, जिसके लिए पूरा ही दिन वो लोग उनकी गली में चक्कर लगाते रहते हैं। और जैसे ही गोविंद सिंह शाम के टाइम दूध लेने के लिए बाहर निकलता है, वो लोग इनके घर पर जा घुसते हैं। उन्होंने सीधा ही उसके घर में पहुंचकर उसकी पत्नी शारदा के माथे में गोली मार दी। जैसे ही दिव्या की माँ चीखने लगती है तो दिव्या इस टाइम रसोई में काम कर रही थी, वो भी बाहर आ गई और जैसे ही उसने देखने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, उन्होंने उसे भी गोली मार दी। सारे के सारे लोग पैसे वगैरह लूटकर यहाँ से भाग पाते उससे पहले ही गोविंद सिंह वापस आ गया और उन्हें जबरदस्ती इसकी भी जान लेनी पड़ी। इस पूरे के पूरे कांड को अंजाम दे लेने के बाद वो लोग अच्छे से इसके घर को छान मारते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें 30,000 रुपए और 1.5 लाख की ज्वेलरी मिली थी। इसके अलावा इनके हाथ कुछ भी नहीं आया, जिसके चलते वो लोग ज्यादा से ज्यादा देर तक इनके घर को छान मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें पक्का पता था कि घर के सारे लोग इस टाइम अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इस पूरे ही माल के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं आया और आखिर में हार थक कर वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। उसके यहाँ गोविंद सोलंकी जो मृतक है, ये हेयर कटिंग के लिए जाया करते थे, क्योंकि वो सैलून पे काम करते थे। इनका उस घर में भी आना जाना था। वहीं से दिलीप की भी इनसे जान पहचान हुई और ये तथ्य भी सामने आया है कि लॉकडाउन के दौरान कई बार ऐसा हुआ, गोविंद जी के यहाँ जाकर इसने हेयर कटिंग कराया। उस दौरान भी जाने के दौरान भी इसने पूरा रेकी किया, घर की परिस्थितियों को देखा, कब किसका आना जाना है, कौन क्या है कैसा, इस चीज की जानकारी इसने एकत्रित
कर ली। फिर घटना दिनांक से कुछ दिन पहले इसे इस बात की जानकारी लगी कि इनके यहाँ कोई प्रॉपर्टी बिकी है जहाँ से पैसा भी आया होगा। ये फैक्ट शायद पूरे मोहल्ले को ही पता था। 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया और 23 तारीख से ही, मतलब घटना 25/11 की है, तो 23 तारीख को ही इसने प्लानिंग के तहत अपना जो किराए का मकान था वो खाली किया, अपने पूरी आइडेंटिटी चेंज की, अपने मोबाइल आदि सब चीज़ों को चेंज कर दिया। और उसके बाद अपने 3 अन्य साथी, इन लोगों ने फिर 25 तारीख का डेट इसलिए चूज़ किया क्योंकि उस दिन देव उठने 11 से रहता है। तो उनका कहना है कि भाई उस दिन फायरिंग होती तो लोगों को जानकारी इस बात की कम लग पाती। 7:30-8 के बीच में पहले पूरे रूट का रेकी किया। फिर प्लानिंग के तहत ये लोग अंदर घुसते ही सबसे पहले महिला बेड पे लेट के टीवी देख रही थी, उसके सिर में गोली मारी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जो बगल वाला रूम है उसमें उसकी बेटी दिव्या थी। आवाज़ सुनते हुए जैसे भाग के आई, तुरंत गोली मारा उसको भी। वो स्पॉट पे ही इन दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी जो भी ज्वेलरी, कैश आदि चीज़ें थी, इन तीनों ने लूटना स्टार्ट किया। इनका कहना है जैसे ही ये लोग लूट करके निकलने वाले थे, इतने में ही गोविंद सोलंकी आ गए। क्योंकि गोविंद सोलंकी इसको पहचानता था दिलीप को, इसलिए दिलीप का कहना था कि इसको मारना जरूरी है ना, वरना पहचान हो जाएगी। जब अपनी साइकिल पार्क की, उसके बाद ये ऊपर चढ़े, फिर आते ही इनको गोली मारा सिर में और फिर उसके बाद तीनों वहां से भाग निकले। और आखिरी टाइम में इस पूरे ही कांड को अंजाम दे लेने के बाद वो लोग किसी भी तरीके का सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। यही कारण था कि वो लोग दिव्या की स्कूटी यूज करते हैं और आखिर में उस स्पेसिफिक जगह पर जाने के बाद, जैसे कि एक बंदे को पहले से ही उन्होंने वहां पर खड़ा कर रखा था, उसकी बाइक लेकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इन्हें पक्का विश्वास था कि अब इन्हें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन पुलिस की मेहनत रंग लाई और इन सभी लोगों के बारे में पता चल जाता है। दिलीप तो इनकाउंटर में अपनी जान गंवा चुका था, लेकिन बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर केस चलने लगता है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी घटना को जान चुके हैं। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी घटनाओं को जान लेने के बाद दिमाग में बस यही बात आती है कि अपनी पर्सनल बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, जबकि सचेत करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफ बीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट स्माइलिंग ब्रेव को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।